नमस्कार दोस्तों। हम लोग जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग थर्ड यूनिट में हम लोग चल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के। और अभी तक हम लोगों को एक आइडिया मिला है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्या है और हमारा फोकस किसकी तरफ है कि हम एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ क्या रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी तक कि हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, सेकेंड यूनिट पढ़ी है। फर्स्ट यूनिट में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सेकेंड यूनिट में आपका यूएमएल से यूएमएल था जो कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज कहना इसको थोड़ा गलत है लेकिन फिर भी ये चूंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे मेंटल विजुअलाइजेशन को ड्रॉ करने के लिए वे प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। कई सारे मॉडल्स, कई सारे डायग्राम्स यूएमएल के अंदर यूज होते हैं जो कि पर्टिकुलर अगर हम कोई सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल डायग्राम को शो करती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें हम चूंकि तीसरी यूनिट में चल रहे थे और लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जिनका हम यूज या इम्प्लीमेंटेशन नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि क्लास और सी में स्ट्रक्चर का एक हमने आपको एग्जांपल दिया था। लेकिन सारी की सारी चीजें अगर हम कहें कि सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दूसरे पैराडाइम्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है। जैसे कि इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, फंक्शन ओवरराइडिंग है, ये सब कॉन्सेप्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है और इनका यूज आप क्या कहते हैं कि किसी और पैराडाइम्स का यूज करके नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हमारा जैसे कि हम लोग क्लासेस का यूज करके एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाते हैं, किस तरीके से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उस पे अलग अलग मेथड और फंक्शंस या ऑपरेशंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम आज की टॉपिक की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हमारा टॉपिक है पासिंग आर्गुमेंट्स टू मेथड, यानी कि किस तरीके से आर्गुमेंट को मेथड के अंदर पास किया जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर यानी कि सेकेंड यूनिट में थोड़ा सा डिस्कस किया था कॉल बैक मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने दोस्तों कॉल बैक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था तो आपको वहां पे पता चला होगा, आपको समझ में आया होगा कि कॉल बैक मैकेनिज्म एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना। कॉल बैक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मतलब कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू पास करना होता है। ठीक है ना। जिसको हम कॉल बैक मैकेनिज्म कहते हैं। सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो सी और सी प्लस प्लस में जो ये हमारा कॉल बैक मैकेनिज्म है ये आपका पॉइंटर के थ्रू यूज होता है। और अगर हम जावा की बात करें तो जावा में चूंकि पॉइंटर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो वहां पे चूंकि ये जो पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का जो दो कॉन्सेप्ट है तो वहां पे पास बाय रेफरेंस जो है वो दूसरे तरीके से किया जाता है, पॉइंटर के थ्रू नहीं किया जाता। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें हैं कि हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो आर्गुमेंट पास हम जावा में भी कर रहे हैं और सी प्लस प्लस में भी कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज है और दोनों का चूंकि अलग अलग लैंग्वेज है तो दोनों का ग्रामर भी अलग अलग है। तो दोनों का ग्रामर अलग होने की वजह से हम प्रोसेस जो सी प्लस प्लस में पॉइंटर के थ्रू हो रहा है हम वहां पे ऑब्जेक्ट और उनके इंटरफेसेस के थ्रू वही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस ये कह सकते हैं कि भाई चूंकि वहां पे पॉइंटर का यूज नहीं होता है जावा में और सी प्लस प्लस में पॉइंटर का यूज होता है। ठीक है। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज द पासिंग आर्गुमेंट टू द मेथड। तो जैसा कि देखिए आपका सबसे पहला डायग्राम लिखा हुआ सबसे पहला ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कि द टू मोस्ट प्रिविलेंट मोड्स ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू मेथड आर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। जैसा कि दो मेथड काफी फेमस है जिसको जो भी अगर ये आर्गुमेंट पास करने के बारे में जानता है तो वो ये जानता है कि ये दो मेथड यूज होते हैं, एक आपका पास बाय वैल्यू होता है दोस्तों और दूसरा आपका पास बाय रेफरेंस होता है। तो दोस्तों अगर हम पास बाय वैल्यू की बात करें
तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो दूसरे फंक्शन के में पास की जाती है। और पास बाय रेफरेंस की बात करें तो इसमें पर्टिकुलर वैल्यू ना पास करके हम उसका एड्रेस पास करते हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हम सिंपल वर्ड में दोस्तों ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पास बाय वैल्यू का मतलब अगर हम नॉर्मल नेचुरल वे में आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे कि मुझे डायरेक्ट अगर आप जानते हो, ठीक है ना, और एक होता है कि आप मुझे मेरे फादर के थ्रू जानते हो, ठीक है ना, कि मैं उनका लड़का हूं, ठीक है। तो ये जो दूसरे के थ्रू मुझे आप जानते हो इसे हम पास बाय रेफरेंस कहते हैं। इसको हम रेफरेंस के थ्रू पास बाय रेफरेंस समझ लीजिए, और जो डायरेक्ट आप मुझे जानते हैं तो इसे आप पास बाय वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज दीज कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज, यानी कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एज फार एज जावा इज कंसर्न्ड एवरीथिंग इज स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू। जावा की बात करें तो जावा में स्ट्रिक्टली जो है पास बाय वैल्यू का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम कहें कि पास बाय रेफरेंस, तो पास बाय रेफरेंस जावा में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है वहां, क्योंकि वहां पे पॉइंटर का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो फिर हम चलिए अपने आगे चलते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लेट स्टार्ट विद सम ऑफ द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन। तो पास बाय वैल्यू है, पास बाय रेफरेंस है, पास बाय रिजल्ट है, पास बाय वैल्यू रिजल्ट है, और पास बाय नेम है, ठीक है ना। तो इतने टाइप के अलग अलग कहे कि पैरामीटर को हम पास कर सकते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, ठीक है ना। जो कि हम लोग मेनली जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो पास होती हैं, जैसे कि रिजल्ट है, वैल्यू रिजल्ट है, और नेम है, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो मेरे लेक्चर को कंटिन्यू रखिएगा आप लोग। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टू मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। बिफोर वी प्रोसीड लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले या और सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रिजल्ट, वैल्यू रिजल्ट और नेम, इनको समझने से पहले हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को ही समझते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों अगर हम पास बाय वैल्यू की बात करें तो जैसा कि अगर हम सिंपल सी प्लस प्लस का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम a इज इक्वल टू 10 रखते हैं, और अगर हम a की वैल्यू को अगर हम दूसरे फंक्शन में दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो वहां पे 10 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे दूसरी तरीके से अगर हम आपको समझाएं तो देखिए ये एक आपका स्टैक है, ठीक है। और इस स्टैक में सपोज कीजिए कि ये कई सारे स्लॉट है, ये अलग अलग स्लॉट एक तरीके से मेमोरी में अलग अलग लोकेशन को डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए इसका लोकेशन 101 है, इसका लोकेशन 102 है, इसका लोकेशन 103 है, और इसका लोकेशन 104 है, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है, अब इसमें यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे D है। तो हमने यहाँ पे A इज इक्वल टू 10 लिखा, तो यानी A की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है ना। अब होगा क्या दोस्तों कि जब A को हम A को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, तो मतलब वहां पे कौन सी वैल्यू पुट होगी, 10, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा तरीका पॉइंटर का है, यानी कि जिसको हम स्टार लगा के पॉइंटर बनाते हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर हम स्टार p इज इक्वल टू ए करते हैं, ठीक है ना, तो स्टार p के अंदर इस a का जो है वो एड्रेस सेव होगा, और वो एड्रेस आपका क्या होगा, 101, ठीक है ना। तो अब जब हम किसी दूसरे फंक्शन में स्टार पी को पास करेंगे, तो स्टार पी के थ्रू क्या पास होगा, ए का एड्रेस, और जिसके थ्रू ये वैल्यू उसको मिलेगी। यानी एक क्या है कि सीधे आपको वैल्यू मिल गई, और दूसरे में क्या है कि आपको उसके एड्रेस के थ्रू आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है आपका पास बाय वैल्यू में और पास बाय डिफरेंस में, सॉरी पास बाय वैल्यू में और पास बाय रेफरेंस में, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसे कि देखिए यहाँ पे पास बाय वैल्यू के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो पहले समझते हैं कि ये चीजें क्या है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन अ पैरामीटर इज पास बाय वैल्यू,
then caller and the Kali method operate one two different variable on two different variable which are copy of each other. Okay, any changes to one variable do not modify the other. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. इट मीन्स, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट मीन्स दैट while calling a method, parameter passed to the Kali method will be clones of original parameter. यानी कि अगर जो कॉलिंग जो करता है, ठीक है ना, उसके अंदर उसी का जो कालर होता है, काली होता है, ठीक है ना, वो उसके उसी का जो मतलब उसके मेथड मतलब एक तरीके से कहें तो उसी की एक वैल्यू जो है वो वहां पे चली जाती है जो उसको कॉल करता है. ठीक है ना. एनी मॉडिफिकेशन इन done in Kali method will have no effect on the original parameter in caller method. यानी कि अगर काली के वैल्यू को अगर हम बाद में चेंज करते हैं तो वो कॉलर के मेथड या पैरामीटर को कोई इफेक्ट नहीं करता है जब तक कि दोबारा हम उसको कॉल नहीं करते हैं. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास बाय वैल्यू में वैल्यू को हम पास करते हैं. ठीक है ना. तो वैल्यू को होता क्या है कि दो फंक्शन बनाते हैं, दो फंक्शन में हम लोग एक फंक्शन में कुछ वैल्यू रखते हैं, एक फंक्शन में हम वेरिएबल रखते हैं और दूसरे फंक्शन में हम कुछ वैल्यू रखते हैं और उस वैल्यू को हम पहले फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास कर देते हैं जिससे कि वो वैल्यू पहले आर्गुमेंट के पास चली जाती है, सॉरी पहले फंक्शन के पास चली जाती है. एक तरीके से कहें तो दूसरे का क्लोन जो है वो पहले वाली फंक्शन के पास चला जाता है. ठीक है ना. तो देखिए एक एग्जांपल जैसा लिखा हुआ है, अगर हम इस एग्जांपल की तरफ ध्यान दें तो जैसा कि देखिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट C++ यूजेस कॉल बाय वैल्यू. ठीक है. बाय डिफॉल्ट C++ यूजेस कॉल बाय वैल्यू टू पास आर्गुमेंट्स. ठीक है ना. C++ in general this means that code within a function cannot alter the arguments used to call the function. Consider the function swap definition as follows. तो आइए हम एग्जांपल को देखते हैं कि एक्चुअल में पास बाय वैल्यू जो है वो C++ में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है दोस्तों. ठीक है. तो जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसको फंक्शन डिफाइन टू स्वैप द वैल्यू, वैल्यू स्वैप करने के लिए फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है. तो हमने वाइड स्वैप नाम का फंक्शन लिया है और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इंट x और इंट y. ठीक है ना. और एक हमने एक नया वेरिएबल और लिया है इंट, देखिए, और ये जो इंट x इंट y है ये एज अ पैरामीटर है जो कि स्वैप के अंदर रखा गया है. ठीक है. और एक और इंटीजर वेरिएबल टेम्प लेते हैं. ठीक है ना. और टेम्प के अंदर हमने कौन सी वैल्यू डाली है, x की. सेव द वैल्यू ऑफ x. देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि टेम्प x के अंदर जो वैल्यू क्या है वो x की वैल्यू जाएगी. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमने लिखा है कि x इज इक्वल टू y. ठीक है. यानी अब जो x की वैल्यू टेम्प में जाएगी और x के अंदर किसकी वैल्यू जाएगी, y की, और फिर y की वैल्यू किस में जाएगी, टेम्प में. ठीक है ना. तो एक तरीके से अगर आप देखें तो अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 5 है, समझिएगा, अगर x इज इक्वल टू आपका 5 है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्प सॉरी टेम्प इज इक्वल टू 5 बिकॉज ऑफ यहां से ये जो आपको कंडीशन दिख रही है इसके थ्रू टेम्प इज इक्वल टू 5 हो गया. ठीक है ना. अब यहां लिखा है x इज इक्वल टू 5 y, तो x इज इक्वल टू y. ठीक है ना. तो अब सपोज कीजिए y की वैल्यू आपकी 3 है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि x इज इक्वल टू y, यानी अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 3. ठीक है ना. और फिर y इज इक्वल टू आपका यहाँ देखिए टेम्प लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू टेम्प का मतलब अब टेम्प की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे चली गई 5. ठीक है ना. तो जो हमने y को वैल्यू 3 दी थी और x की वैल्यू 5 दी थी वो देखिए इस प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से स्वैप हो गया, यानी कि x की वैल्यू चली गई y में और y की वैल्यू चली गई x में. यानी जो वैल्यू पहले x की 3 थी अब x की y की सॉरी x की वैल्यू जो 5 थी वो अब x की वैल्यू क्या बन गई 3, और जो y की वैल्यू 3 थी अब वो y की वैल्यू क्या बन गई 5.
ठीक है ना। तो ये हमने एक फंक्शन डाला हुआ है, ठीक है, कि भाई इस तरीके से स्वैप होगा। एक स्वैप नाम का फंक्शन है, उसके अंदर दो आर्गुमेंट है, इंट एक्स इंट वाई। हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का टेम्प, और उसके अंदर ये सारे प्रोसेस हमने इंप्लीमेंट किए हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि लेट नाउ टेल अस कॉल द फंक्शन स्वैप बाय पासिंग एक्चुअल वैल्यू एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से फंक्शन को स्वैप किया जाए, मतलब कि अब जैसे अभी तक जो हमारा फोकस था, वो हमारा फोकस इसके ऊपर था कि किस तरीके से मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, एक तरीके से देखें, एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा कलरिंग हटा रहा हूँ, एक बार थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। अगर जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमने जो अभी तक ये जो बनाया है, ये हमने स्वैप का फंक्शन बनाया है। ये जो हमने अभी तक बनाया है, ये हमने क्या बनाया है, स्वैप का फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो हमने स्वैप का फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन को अगर आप देखें तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को स्वैप करेगा। लेकिन अब ना अभी इंट एक्स की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे इंट एक्स की वैल्यू 5 और इंट वाई की वैल्यू 3 दी है, तो ये वैल्यू अभी इस फंक्शन को नहीं मिला है। जब ये वैल्यू इस फंक्शन को मिलेगा तब जाके ये जो नीचे वाला ये जो प्रोसेस है, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, और उसके बाद से वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना, स्वैप के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये हमने फंक्शन बनाया है कि किस तरीके से वो स्वैप करेगा, लेकिन अभी तक हमने वैल्यू उसके अंदर पुट नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको जैसा कि लिखा हुआ है कि नाउ लेट अस कॉल द फंक्शन स्वैप बाय पासिंग एक्चुअल वैल्यू एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो देखिए किस तरीके से स्वैप को हम कॉल कर रहे हैं, स्वैप फंक्शन को, कि वैल्यू को स्वैप करने के लिए, ठीक है। तो स्वैप का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ ऊपर बना दिया है, और अब देखते हैं कि हमने क्या लिखा है, इंक्लूड आपका आई स्ट्रीम जो कि आपकी फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लिखा है वाइड स्वैप इंट एक्स और इंट वाई, वाइड स्वैप इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे ये फंक्शन को रख दिया है, वाइड स्वैप इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये स्वैप इंट एक्स इंट वाई क्या करेगा, ये जो यहाँ पे ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, ये सारा प्रोसेस ये स्वैप परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, और जो वैल्यू आएगी उसी को रिटर्न करेगा स्वैप के अंदर, ठीक है। तो अगर जैसे कि इस तरीके से देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो वाइड स्वैप इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है ना। तो ये जो वाइड स्वैप इंट एक्स और इंट वाई हमने यहाँ पे रखा है, तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है आपकी स्वैप नाम के फंक्शन के अंदर, ये जो हमने दो पैरामीटर डाले हुए हैं, ये जब भी हम स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये स्वैप फंक्शन जो यहाँ पे ये जो हमने स्वैप फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है, यानी क्या उसकी मेथड या क्या उसकी क्या ऑपरेशन या क्या उसकी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है ना, जो हमने यहाँ कॉल किया है, ठीक है ना। तो जो भी उसका मेथड, उसकी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है ना, वो जो हमने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिया है। तो अब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे प्रोसेस इस पर्टिकुलर स्वैप फंक्शन के अंदर परफॉर्म होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, एक सेकेंड। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इंट में, ठीक है ना, तो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, इंट a इज इक्वल टू 100 और इंट b इज इक्वल टू 200। तो जैसा कि हमें पता है कि इंट एक इंटीजर टाइप को डिक्लेयर करता है, डाटा टाइप होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ठीक है ना। तो अगर इंटीजर की बात करें तो ये पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू को ही ले सकता है जो कि मतलब कि डेसिमल वैल्यू हो, ठीक है, जैसे कि 100, 20, 25, ठीक है। तो इंटीजर आपका ये बताता है कि किस तरह का ये जो ए वेरिएबल है, ये किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर सकता है दोस्तों,
ठीक है ना। इंटीजर ये बताता है कि ये किस तरीके की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ओके दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो स्वैप फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया है, सॉरी एक देर देखिए, जो स्वैप फंक्शन के अंदर हमने जो पैरामीटर डाले हुए हैं वो इंट एक्स है और इंट वाई है, यानी वेरिएबल चेंज है। ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, ठीक है ना। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है ना। लेकिन अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर आप इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 100 है और b इज इक्वल टू 200 है, ठीक है ना। यानी कि हमने एक तरीके से अब उधर जो स्वैप में जो पैरामीटर डाले थे वो पैरामीटर अलग है, और अब हम दूसरा एक फंक्शन दूसरी हम लोग दूसरे वेरिएबल को ले रहे हैं जो कि a और b है, वो भी जिनका टाइप इंटीजर है, और एक में हमने a में 100 डाला हुआ है और b में हमने 200 डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे लिखा है काउंट बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये आएगा बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए दैट इज ए इंड, ठीक है ना। काउंट बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या ये प्रिंट करेगा कि ये क्या मतलब की है कि स्वैप होने से पहले वैल्यू क्या थी, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम लिखते हैं ना कि अगर सी की बात करें तो लिखते हैं कि प्रिंट एफ बिफोर कोटेड में, कि जो भी हम अपना नाम लिख दे तो वो प्रिंट हो जाएगा, या जो भी हम लिख दे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो सेम वही फंक्शन यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है, ये लाइन, सॉरी ये लाइन, कि ये यहाँ पे ये क्या प्रिंट कराने के लिए है, ये यही प्रिंट कराने के लिए है कि बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद से ए की वैल्यू क्या है आपकी 100, ये यहाँ पे ये प्रिंट करेगा ये, ठीक है ना। उसके बाद से ये क्या प्रिंट करेगा बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी कॉलन, और ये क्या प्रिंट करेगा आपका देखिए यहाँ पे ये बी की वैल्यू, ठीक है ना। अगर इसको समझना है तो आउटपुट में आप ये दोनों चीजों को देखिए कि बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 100 और बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 200। तो ये जो नीचे जो आउटपुट आया है उस आउटपुट को हम इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू ला रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। मतलब अगर आप समझ सकते हैं तो इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम इस मतलब कि वो जो नीचे आउटपुट मैंने आपको ये वाला आउटपुट दिखाया है ये दोनों, ठीक है ना। तो ये दोनों जो आउटपुट है ये इस दो लाइन के थ्रू प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब कॉलिंग अ फंक्शन टू स्वैप द वैल्यू, तो अब हम स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वैल्यू को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वैल्यू को चेंज करने के लिए, और देखिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, तो देखिए हमारा हमने ये लिखा, ये चीज आपको दिख रही होगी, हाँ ये देखिए आप। तो कॉलिंग अ फंक्शन टू स्वैप द वैल्यू, तो हमने जब स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो हमने सिंपल क्या लिखा देखिए स्वैप, और यहां पे हमने पैरामीटर की वैल्यू क्या डाली ए और बी। तो अब ये जो मैंने ए और बी लिखा तो ये ऑटोमेटिक ए और बी की वैल्यू कहां चली जाएगी आपके इस इंट एक्स में ए की वैल्यू जाएगी, और इंट वाई में आपके बी की वैल्यू जाएगी। यहां पे दिख रहा होगा आपको इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है ना। तो इंट एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू गई आपकी ए की वैल्यू, और इंट वाई में आपकी कौन सी वैल्यू गई तो बी की वैल्यू, जो कि ए की वैल्यू आपकी 100 है और बी की वैल्यू आपकी 200 है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या दोस्तों, अब यहां वॉइड स्वैप में इंट एक्स की जगह क्या हो जाएगा 100, और इंट वाई की जगह क्या हो जाएगा आपका 200, ठीक है ना। और जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, चूंकि ये स्वैप फंक्शन है तो स्वैप फंक्शन को हमने यहां पे डिफाइन किया हुआ है इस मेथड के थ्रू, ठीक है ना। यानी स्वैप फंक्शन के अंदर ये मेथड परफॉर्म होगा। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं जैसे उसको इंट एक्स की वैल्यू 100 और इंट वाई की वैल्यू 200 मिल गई, जो कि उसको हमने यहां पे डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो वहां पे अब स्वैप फंक्शन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, यानी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, और ये चीजें वही अप्लाई होने का मतलब क्या है, अब क्या हो जाएगा टेम्प टैम्प की बात करें तो टैम्प इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स की जगह ए, तो ए आपका हो जाएगा 100, ठीक है ना। एक्स था और एक्स की वैल्यू क्या थी ए थी, और ए की वैल्यू क्या हो गई 100, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि x इज इक्वल टू वाई, यानी टैम्प के अंदर तो 100 हो गया, अब x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या थी आपकी 200, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 200, ठीक है ना। और अगले में क्या था
y इज इक्वल टू टाइम। देखिए तो क्या होगा, अब टाइम की वैल्यू आपकी क्या हो गई, टाइम की वैल्यू आपने देखा 100 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 100। ठीक है, तो अभी इस तरीके से आप देखें तो x की वैल्यू आपकी हो गई 200 और y की वैल्यू आपकी हो गई 100। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए आपका स्वैप परफॉर्म हो गया। ठीक है ना, स्वैप परफॉर्म हो गया, यानी स्वैप परफॉर्म होने का मतलब क्या है कि एक तरीके से वैल्यू स्वैप हो गई, यानी a की वैल्यू b में चली गई, b की वैल्यू a में चली गई। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से x देखे तो क्या है a है, और y देखे तो क्या हो गया b हो गया। क्यों, क्योंकि a और b की को ही हमने एज अ आर्गुमेंट स्वैप फंक्शन के अंदर पुट किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से फिर हमें दोबारा से प्रिंट करना है a और b की वैल्यू को। तो जैसा कि ये देखिए ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोगों को ये लाइन अगर दिख रही होगी तो जैसा कि यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, देखिए काउंट आफ्टर स्वैप। देखिए यहाँ क्या था, बिफोर स्वैप, और यहाँ क्या लिखा था, आफ्टर स्वैप। तो आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए डॉट डॉट कॉलन क्लोज ए इंडेल एल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंट आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी डॉट डॉट बी इंडेल एल। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेगा कि जो स्वैप होने के बाद जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए हमारा आउटपुट, व्हेन द अबव कोड इज पुट टुगेदर इन अ फाइल कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये देखिए यहां पे ये पहला रिजल्ट ये जो मिला कि बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100 और बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 200। ठीक है ना, तो ये हमें कहां से मिला, यहां से 100 200, यानी ये दोनों जो लाइन हमने लिखी ये पर्टिकुलर इस चीज को प्रिंट कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद से जब हमने स्वैप फंक्शन लगाया और स्वैप फंक्शन लगा दिया और उसमें ए और बी को एज अ आर्गुमेंट पास किया। ठीक है ना, तो अभी ए और बी जब आर्गुमेंट के थ्रू पास हो रहे हैं तो एक सेकेंड, हाँ, तो जब ए और बी सॉरी जब ए और बी आर्गुमेंट के रूप में इस स्वैप फंक्शन में पास हो रहे हैं तो उसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो ये सारा का सारा प्रोसेस, चूंकि ये स्वैप फंक्शन के अंदर ही हमने इसको डिफाइन किया है तो ये मेथड उस पे अप्लाई होगा, किस पे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद से फिर ये प्रिंट, उसके बाद से जो अप्लाई होने के बाद से हम फिर ये वही प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए जो सेम ऊपर दो लाइन लिखी थी वही सेम नीचे भी हमने ये दो लाइन लिखी है, यानी काउंट आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू और आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने ये लिखा तो हमें देखिए हमें ये आउटपुट मिला कि आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100 और आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो आपने अगर इस चीज को अगर आपने इसको देखा और आपने इसको अगर नोटिस किया तो आपको समझ में आया कि पहले जो हमारी वैल्यू थी, यानी कि ए की वैल्यू आपकी जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ए की वैल्यू आपकी 100 थी और आपके v की वैल्यू 200 थी। वो जब हमने स्वैप फंक्शन का यूज किया या स्वैप मेथड का यूज किया, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से चेंज होके a की वैल्यू आपकी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी वो आपकी 200 हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको देख लीजिएगा। तो जैसे ही स्वैप होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आउटपुट गलत है, प्रोग्राम सही है आपका, उसमें देखिए हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ रखा हुआ है ना, स्वैप करने के बाद ये अलग होना चाहिए लेकिन मैंने ये गलती से ये वही लिख दिया गया है। तो जैसे देखिए आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 200 और आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ठीक है, तो ये दो चीजें मिली। तो जैसा कि नीचे लिखा वी सो दैट देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू थ्रूज द हैड बीन चेंज इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू का यूज हो रहा है। और यहाँ कॉल बाय वैल्यू का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट ए की वैल्यू को पास कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज को पास कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी ए की जो हमने जैसे ही ए को देखिए अगर हम बात करें कि जैसे ही हमने ए को यहाँ पे पास किया, ठीक है ना, जैसे ही हमने ए को यहाँ पे पास किया, सॉरी
जैसे ही हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू को इस स्वैप फंक्शन के अंदर रखा तो ये a और b की वैल्यू एज अ आर्गुमेंट स्वैप फंक्शन में चली गई। और चूंकि यहाँ पे भी हमने स्वैप फंक्शन के दो इंटीजर पैरामीटर पहले से रखे हुए, तो ये इसके अंदर जाके और उसके बाद से फिर ये मेथड अप्लाई करके वो वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई। ठीक है ना दोस्तों? तो होप सो आप लोग को ये आज का जो मैंने पास बाय वैल्यू बताया है वो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो है कल जो हम लोग पास बाय रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।